जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्न तथा उनके उत्तर एवं उनके एडिशनल फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये इस प्रकार का वीडियो पर डे इस चैनल पर अपलोड होता है। और ना केवल हिंदी का बल्कि मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के भी ऐसे वीडियोज़ पर डे अपलोड होते रहते हैं। तो इन प्रैक्टिस सेट का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर ऐसे ढेर सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो एक बात और ज़रूरी बात है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं और लाइक कमेंट नहीं करते हैं, तो सबसे पहला काम अभी लाइक कर दें। इसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे हम जो है कि होमवर्क के रूप में पूछते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उसका होमवर्क का जवाब कमेंट में ज़रूर दिया करें, ठीक है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कनक कुघर केदार बीज सुंदर बर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार? यदि आपने सुना है ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, कनक कुघर केदार सब में क। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति, शब्द की नहीं, शब्द और वर्ण में अंतर होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो हमसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है भाई? श्लेष अलंकार का तात्पर्य होता है कि शब्द एक बार आया है लेकिन उसका मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग बार हुआ है। मतलब एक बार शब्द आ गया लेकिन उसका अर्थ अलग अलग बार प्रयोग किया गया, तो श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार, शब्द दो बार आ जाए, एक ही शब्द लेकिन उसका अर्थ दोनों जगह अलग अलग हो, ठीक है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार, जब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तुलना किसी से कर दी जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई चांद सा चेहरा है आपका, इसका मतलब मैंने आपके चेहरे की तुलना चांद से कर दी, तो क्या हो जाएगा? वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। यही मैं कहूँगा कि भाई मेरा चांद आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? चांद आ गया का मतलब मैंने उस व्यक्ति विशेष को ही चांद की दर्जा दे दिया, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? रूपक अलंकार। अलंकार का भेद पूछता है, ध्यान रखिएगा। अलंकार का भेद आप बताएंगे तीन। कौन कौन सा? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है। तो ये तीन भेद होते हैं, लगातार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। समझ में आ रही हो तो भाई लाइक ठोक दियो। अगला प्रश्न, कविप्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? कविप्रिया बिहारी, भक्तिराम, घनानंद या फिर केशवदास? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी केशवदास, तो बिल्कुल सही जवाब है। कविप्रिया जो है वो केशवदास की जो है रचना है और रीतिकालीन कवि थे। कौन थे? ये रीतिकाल के कवि थे केशवदास, और ये जो है कि कविप्रिया इन्होंने लिखा है। तो कविप्रिया ऑप्शन नंबर डी केशवदास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? डॉक्टर, कामायनी, सुशील या बचपन? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, तो बिल्कुल सही जवाब है। जातिवाचक संज्ञा, देखिए संज्ञा के भेद होते हैं पांच, मुख्यतः कितने होते हैं? पांच होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक का मतलब होता है ऐसा शब्द जिससे किसी एक विशेष जाति का बोध होता हो। अगर हम कह देते हैं अध्यापक, तो अध्यापक एक जाति होती है, उस अध्यापक के अंतर्गत तमाम लोग आ सकते हैं, ठीक है। वो अध्यापक हो सकते हैं कि श्री कैलाशनाथ हमारे अध्यापक हो सकते हैं, श्री रतन मिश्रा हमारे अध्यापक हो सकते हैं, कोई मैडम हमारी अध्यापक हो सकती हैं। तो डॉक्टर अध्यापक हो गया। वैसे ही डॉक्टर की भी जाति होती है, ठीक है। डॉक्टर कह दिया तो डॉक्टर एक जाति हो गया, उसमें ढेर सारे डॉक्टर्स आ गए, ठीक है। अगर हम कामायनी की बात करते हैं तो कामायनी एक पुस्तक का नाम है, और पुस्तक का नाम जब दे दिया जाए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर नाम दे दिया जाता है तो हम कहते हैं वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। बचपन जो है, बचपन एक भाव है, इसके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा ये, ठीक है। और सुशील, ये तो विशेषण हो गया, बड़ा सुशील लड़का है, तो लड़का कैसा है? सुशील है, तो सुशील क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ये संज्ञा का भेद नहीं है। अच्छा, जब विशेषण की बात आ गई तो विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं बताओ? चार प्रकार के। संज्ञा कितने? पांच, विशेषण होते हैं चार। कौन कौन से?
सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? अनामिका, परिमल, राग विराग, पल्लव। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी पल्लव तो बिल्कुल सही जवाब है। अनामिका, परिमल, राग विराग ये सारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। और पल्लव जो है ये सुमित्रानंदन पंत का है। सुमित्रानंदन पंत का ये तीसरा कविता संग्रह जो कि 1926 में प्रकाशित की गई थी। और ये छायावादी युग के प्रारंभ के समय का था जब जो है कि ये पल्लव का जो है कि रचना किया गया था, समझ रहे हैं। और इसके जितने भी कविताएं हैं वो लगभग प्रकृति के प्रति प्रेम में डूबी हुई कविताएं होती हैं पल्लव में, ठीक है। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है पल्लव। शेष बाकी जितने बचे वो सारे के सारे निराला जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर ऑप्शन क्रोध। क्रोध जो है वो संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का डेफिनेशन क्या होता है? कहते हैं कि भाई किसी जो है कि व्यक्ति के मनोभाव जो होते हैं अगर उसकी चर्चा कर दी जा रही है तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। क्रोध एक भाव है, ठीक है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा हो गया। बाकी तीनों के तीनों जो है विशेषण के अंतर्गत आएंगे। देखिए विशेषण कैसे पता करते हैं? बहुत आसान तरीका है। जो अगर विशेषण अगर वो है तो इसके बाद एक कोई भी संज्ञा रख देंगे तो पूरा का पूरा ये जो वाक्यांश है वो सही बैठेगा। अगर ये विशेषण नहीं है तो वाक्यांश सही नहीं बैठेगा। जैसे क्रोधी आदमी, अगर मैं आदमी लगा दूं, अगर कोई संज्ञा रख देता हूँ आदमी, तो क्रोधी आदमी सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है, इसका मतलब विशेषण है। अगर मैं कहूँ क्रोधित, वह क्रोधित आदमी है, तो आदमी लगा दे तब भी जो है कि सही है, ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्रुद्ध आदमी, तो ये भी सही हो जाएगा। जब शब्दांश जो वाक्यांश बैठ जाता है संज्ञा रखने से तो वो क्या हो जाता है? विशेषण होता है, अन्यथा वो विशेषण नहीं होता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, प्राण या ग्रंथ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी प्राण तो बिल्कुल सही जवाब है। प्राण जो है बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। देखिए वचन जो है हिंदी में होते हैं 2, एक वचन, बहुवचन। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं संस्कृत में वचन बताओ, किसमें? संस्कृत में बताओ मतलब कितने वचन होते हैं? तो आप बताते हैं 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो संस्कृत में होते हैं 3 और हिंदी में वचन होते हैं कितने? 2। और प्राण हो गया, ठीक है, दर्शन हो गया, ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। पटपीत मान तड़ित रुचि सुधि नैम जनक सुतावरम, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? अतिशयोक्ति, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार तो बिल्कुल सही जवाब है। पटपीत मानव तड़ित रुधि सुधि नैम जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार हो जाएगा। श का उच्चारण स्थान क्या है? ताल, मूर्धा, दंत या ओष्ठ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए ताल तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए श का उच्चारण स्थान तालु है, न केवल श का है, न केवल श का है बल्कि च वर्ग जितने होते हैं, च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, इ, ये सब क्या है? ये ताल, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। श जो है इसका उच्चारण स्थान तालु, य इसका उच्चारण स्थान तालु और ई जो होता है इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। चौवर्ग श, य, ई, ठीक है। अब मूर्धा अच्छा देख लेते हैं। मूर्धा जो इन्होंने कहा तो मूर्धा जो होता है जो ट वर्ग होता है ना, ट वर्ग मूर्धा इसका उच्चारण स्थान होता है। और इसके साथ साथ री, ऋषि, र और खटकोड़ श, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे? ये तीनों के तीनों मूर्धा उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएंगे। अब ओष्ठ की बात कर लेते हैं। तो ओष्ठ में प वर्ग, ओष्ठ इसका क्या होता है? ओष्ठ होता है। प, फ, ब, भ, म, इसके बाद उ जो होता है वो उसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। दंत की बात कर लेते हैं तो त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग किस में आता है? दंत में आता है।
इसके अलावा ल और स ये भी किस में आते हैं? दंत में आते हैं। एक बचता है कंठ, ठीक है। तो कंठ जो है, क वर्ग जो है वो कंठ के अंतर्गत आता है, मतलब कंठ उच्चार स्थान होता है। और इसके अलावा अ, आ और ह ये तीनों भी कंठ के उच्चार स्थान होते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। ए ऐ कभी ज्यादातर बार पूछा गया है भाई, ए ऐ क्या है? तो ए ऐ जो है वो कंठ तालव्य क्या होता है? कंठ तालव्य होता है, ठीक है। और ओ कंठोष्ठ होता है, ठीक है। इतनी बात आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। चलिए, निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन वर्ण नहीं है? श, स, र। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी र तो बिल्कुल सही जवाब है। आप जानते हैं उष्ण व्यंजन जो होता है वो श, ख, स और ह होते हैं। श, ख, स, ह, है ना। स, ख, स, ह ये चार उष्ण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे श, ख, स दिया है, ये र दे दिया, तो र उष्ण व्यंजन वर्ण नहीं है। श, ख, स, ह उष्ण वर्ण होते हैं। जिस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है वो बताएं। मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए। तो इस वाक्य प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे होश उड़ गए। वचन अभी मैंने बताया, वचन होते हैं हिंदी में कितने? दो, एक वचन और बहुवचन। तो मेरे होश उड़ गए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महीप का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधनी, महाधन ई, महिधन ई, महीधनी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, महीधन ई, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसका भेद होता है भाई? ये स्वर संधि का उदाहरण होता है। संधि होते कितने हैं? तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन संधियां होती हैं। स्वर संधि के अंतर्गत पहला पार्ट होता है दीर्घ संधि, उसी का उदाहरण है महीधन ईप, महीप। महीप का मतलब राजा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास, तो बिल्कुल सही जवाब है। गगनचुंबी इसका मतलब हो गया गगन को चूमने वाला। और तत्पुरुष समास कब होता है? जब किसी कारक का प्रयोग हो गया। और हमने कहा कि गगन को चूमने वाला, है ना, गगन को चूमने वाला। तो आपने कहा यहाँ को लग गया ना, कर्ता ने कर्म को, तो कारक का प्रयोग हो गया। और जैसे ही कारक का प्रयोग हो गया तो आपने कहा भाई ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आपने कहा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यहीं पे अव्ययी भाव, जिसमें प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होगा, कोई तीसरा ही प्रधान हो जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें तथा, एवं, अथवा का भाव निकलता है, तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। एक बचता है कर्मधारय। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। और जो है कि बचता है द्विगु। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो कुल मिला के समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 का डिस्कशन हमने कर लिया। अगला प्रश्न, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा, कपटी मित्र या संतोष करना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, कभी कभी दिखना, तो बिल्कुल सही जवाब है। ईद का चांद होने का मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है कभी कभी दिखना। कभी कभी कोई दिखता है तो आप कहते हैं नहीं भाई ईद के चांद हो गए हो क्या? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या है? स्वर्गलोक, परलोक, इंद्रलोक या भौतिक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। इहलोक का विपरीतार्थक परलोक होता है, बहुत बार पूछा गया है। और उल्टा पूछा गया है, परलोक का विपरीत बताएं तो आप कहते हैं इहलोक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? ईसाई, ऊंचाई, अनुयायी, अनिष्ट। देखिए इस प्रश्न में दोनों सही हैं, ऊंचाई और अनिष्ट, ये दोनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं, तो इसलिए दोनों को सही कर लीजिएगा। इसमें कोई एक आप सही नहीं कर सकते हैं। ये ईसाई में जो है ये बड़ी की मात्रा रहेगा यहाँ पे, और अनुयायी ऐसे लिखाया था अनुयायी, है ना, ये दोनों य होते हैं, ठीक है। तो ये अनुयायी होता है, इसलिए ये दोनों गलत हैं, ये दोनों के दोनों सही हैं।
ऊंचाई और अनिष्ट। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, यौगिक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है यौगिक। उत्पत्ति के आधार पर नहीं होता है, यह रचना के आधार पर होता है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं रचना के आधार पर। चलिए, जब शब्द की बात हो गई तो शब्द को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है सार्थक, एक निरर्थक। निरर्थक के कोई भेद नहीं होते। सार्थक 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो इसका आधार है वो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर यानी स्रोत के आधार पर यानी इतिहास के आधार पर, तो तीनों रूप कहते हैं। और इसके आधार पर होते हैं शब्द 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यौगिक नहीं होता है, ये बात क्लियर हो जाती है। शब्द को दूसरे आधार पर कैसे? रचना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, और रचना के आधार पर होते हैं 3। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तीसरा होता है रूप या प्रयोग के आधार पर, तो आप कहते हैं रूप प्रयोग के आधार पर होते हैं शब्द 2। कौन से? विकारी और अविकारी। ठीक है, और चौथा होता है अर्थ के आधार पर। बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काउंट करिएगा इसको कि भाई अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 4। कितने? अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 4। अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 4। और कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी बात। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। जो कन्नौजी है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ना केवल कन्नौजी बल्कि बुंदेली, इसके बाद खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू, ये सारे के सारे पश्चिमी हिंदी के बोली के पार्ट होते हैं। पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी, पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी, है ना, ये होता है उपभाषा की बोलियां। अगला प्रश्न, श्री गुरु चरण सरोज रस निजमन मुकुर सुधारि बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। उपरोक्त पंक्तियों में छंद का प्रकार कौन सा है? देखिए, छंद का प्रकार जानने के लिए आपके लिए जरूरी क्या होता है कि आप उसके मात्राओं को गिनें, और जब मात्रा गिन लेंगे तो मात्रा के आधार पे आप फाइंड आउट करेंगे कि है क्या। लेकिन आप जानते हैं भाई श्री गुरु चरण सरोज निर्मम कुछ सुधारी, ये जो है दोहा होता है, तो इसको आंख मूंद कर दोहा कर देंगे। लेकिन अगर गिनना है तो चलिए गिन भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जितना भी बड़ा ऊ दिया है ना, बड़ा ऊ नहीं होता है, छोटा ऊ होता है। इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर रखा है, तो छोटा ऊ से हम काउंट करेंगे। श्री में बड़ा ई की मात्रा है तो ये हो जाएगा गुरु, है ना, यानी 2। हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 2। इसके बाद गुरु में दोनों लघु रहेंगे तो 1 1 2 हो जाएंगे। चरण में कितने हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। सरोज में हो जाएंगे 1 और 2 3 1 4, ठीक है। और इसके बाद रज में हो जाएंगे 2, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 2 4 4 3 7 4 11 2 13, ठीक है। अब आगे 11 होना चाहिए, तो हमने कहा निज 2 हो गया, ठीक है। मन में भी 2 हो गया, मुकुर में 3 हो गया, और जो है सुधारी में देखेंगे 1 2 3 1 4, तो आपने कहा 2 2 4 3 7 4 11, 13 इधर 11 इधर हो गए। अब इसमें भी हम देखेंगे 13 निकलेगा। देखिए वर्णों में कितने? 4, बड़ा मत लीजिएगा उसको। रघुवर में भी निकले 4, विमल में निकले 3, और जस में निकले 2। 4 4 8 3 11 2 13। अब इसके बाद इधर भी काउंट कर लेते हैं। हमने कहा जो मतलब 2, दायक मतलब 4, ठीक है, क्योंकि बड़ा आग मतलब लगा हुआ है, और फल मतलब 2 और 4 मतलब 3, तो 4 2 6 2 8 3 11, 13 11 13 11 अगर मात्राएं हैं तो वो दोहा कहलाते हैं। आपसे पूछा था दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है मात्रा के क्रम में, तो आप बताएंगे सोरठा, क्योंकि सोरठा में 11 13 11 13 मात्राएं होती हैं, दोहा का ठीक उल्टा होता है वो। अगला प्रश्न, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन अकरठ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। देखिए, चलिए इसमें भी इन्होंने जो है कि हमसे पूछ लिया है छंद, आइए काउंट कर लेते हैं। नील का मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। सरोरुह 1 2 3 4 5 हो गए।
श्याम में देखिए 2 1 3, तरुण में देखते हैं 1 2 3, बड़ा को मात्रा मत काउंट करिएगा, 5 3 8 3 11 3 14, ठीक है। अरुण क्या हुआ, अरुण यहाँ पे हो गया 3, ठीक है 3, और इसके बाद वारिज 2 3 1 4, और यहाँ हो गया 3, तो 5 3 8 3 11, और 3 3 6 4 10 3 13, 11 13 मात्राएं होंगी। अब नीचे भी देखते हैं 11 13 होता है कि नहीं। करो 3, सो में हो गया 2, मम में हो गया 2, उर में हो गया 2, ठीक है। 3 2 5 2 7 2 9, और 3 2 5 2 7 2 9, और धाम में हो गया 3, सदा में हो गया 3, ठीक है। करव में 3 हो गया, सो में हो गया 2, मम में हो गया 2, उर में हो गया 2, धाम में हो गया 3, सदा में हो गया 3, और क्षीर सागर 2 1 3 2 5 1 6 1 7 हो गया, और शयन में हो गया 3 3 2 5 2 7 2 9 3 12 3 15 7 22 3 25, कहीं एक का मामला गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। करव सोमम, कर सोमम ऊर्धाम, तो यहाँ करव नहीं होगा, कर होगा, फिर यहाँ पे करव गड़बड़ कर दिया है, तो करव नहीं कर होगा, 2 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 3 11 इधर हो गया, और 7 3 10 3 13 इधर हो गए, 11 13 मात्राएं हो गई, तो ये हो जाएगा सोरठा छंद का उदाहरण। तो सोरठा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक म्यान में 2 तलवार, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ये आपके लिए जो है कि होमवर्क का प्रश्न है, और होमवर्क के प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपने पूरा देखा हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।